मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे महिला आरक्षण विधेयक के बहाने कुछ इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहा हूं। महिला आरक्षण विधेयक, आपको मालूम है कि यह विधेयक लोकसभा में गिर गया है। इससे संबंधित जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, वह पारित नहीं हो सका। और पारित इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत नहीं मिले सरकार को। चूंकि ये सरकारी विधेयक था इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार को 298 वोट मिले, जबकि इसे पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। यानी कि यह पारित नहीं हो सका। एक बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए यहाँ। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक था और इसे विशेष बहुमत की जरूरत थी। सामान्यतया यदि सामान्य बहुमत की जरूरत होती है और सरकार उसे पारित न करा सके, अगर वो सरकारी विधेयक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार का बहुमत नहीं रह गया, क्योंकि वो पारित नहीं करा पा रही है। लेकिन यहाँ विशेष बहुमत की जरूरत थी, 2/3 बहुमत की। इसीलिए सरकार के गिरने से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यह आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अभी जो पार्टी सत्ता में है, लगभग उसके 12 साल पूरे हो गए हैं और 12 साल में ये पहला अवसर है जबकि कोई सरकारी विधेयक पारित नहीं हो सका है लोकसभा से। पहली बात। देखिए, राज्यसभा में तो जरूरी नहीं कि आपका बहुमत हो। और दूसरी बात जो इससे भी आश्चर्य की है कि जो महिलाओं के इस तरीके के आरक्षण से संबंधित यह विधेयक है, 7वीं बार गिरा है। 30 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए, 33% का आरक्षण। 30 साल से लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार किसी न किसी बहाने मामला टलता चला जा रहा है। ये तो इसकी सामान्य सी पृष्ठभूमि हुई। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। देखिए, इस पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा होगा। एक तो जो घटना घटित हुई है उसी के विवरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद लगभग सभी अखबार इस पर अपने अपने एडिटोरियल कमेंट्स लिखेंगे। इसके बाद ढेर सारे आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। और फिर जब आप मैगजीन खरीदेंगे कंपटीशन की, तो उसमें भी इस पर बहुत बड़े बड़े आपको लेख पढ़ने को मिलेंगे। और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा संकट होता है कि इसमें से क्या रखें, क्या छोड़ें। तो दोस्तों, आपकी उस ज़रूरत को ध्यान में रख करके यहाँ मैं थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूँ जो इनफैक्ट आपको जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि कमोवेश इतना जानना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि यदि बहुत जानने की कोशिश करेंगे तो मान करके चलिए कि आप उलझ जाएंगे। देखिए, इस बिल में भी यही व्यवस्था की गई थी कि भाई लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए। और लगभग सभी राजनीतिक दल इसके लिए सहमत भी हैं। उसको लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सन 2023 में महिलाओं के आरक्षण से ही संबंधित 106वां संविधान 106 संविधान संशोधन लगभग सर्वसम्मति से पारित हो गया था। तो आपके दिमाग में यहाँ प्रश्न आ सकता है कि जब महिलाओं से आरक्षण विधेयक वहाँ सर्वसम्मति से पारित हो गया, तो इसका संबंध भी तो महिलाओं के आरक्षण से ही था, तो यहाँ ये स्थिति क्यों आई? इसे समझिए, इसे जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए, अभी जो ये संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसमें 2 बातें शामिल थीं। नंबर 1 कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। तो ये आरक्षण कब दिया जाना है? ये आरक्षण दिया जाना है 2029 के संभावित चुनाव तक। लोकसभा के जो संभावित चुनाव है 2029 में है। इससे पहले जो विधेयक पारित हुआ था, संविधान संशोधन विधेयक ही था 106 नंबर का,
उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यह आरक्षण परिसीमन के बाद दिया जाएगा। परिसीमन के बाद दिया जाएगा, इसे याद रखिए। परिसीमन, ये परिसीमन क्या है? परिसीमन का मतलब है कि हमारे देश के जो संसदीय क्षेत्र हैं और जो हमारे राज्य के विधानसभाओं के जो क्षेत्र हैं, उनका डिमार्केशन किया जाए, उनके क्षेत्रों का फिर से निर्धारण किया जाए। तो ये जो निर्धारण है, ये किया कब जाएगा? तो देखिए, सीधी सी बात है कि निर्धारण करने के लिए संसदीय क्षेत्रों का जनगणना जरूरी है। जनसंख्या के आधार पर ही आप निर्धारण करेंगे, और जनगणना 2026 की शुरू हो गई है, मार्च 2027 तक पूरे होने की संभावना है, तो आप कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक संवैधानिक पेच है, इसे समझ लीजिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, 81 और 82 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, याद रखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। और यह जो परिसीमन है जनगणना पर आधारित होगा। सिंपल सी बात है, प्रत्येक जनगणना के बाद, क्योंकि 10 साल में जनगणना होती, जनगणना में चीजें बदल जाती हैं, उसके आधार पर आप क्षेत्रों का भी डिमार्केशन कीजिए। लेकिन एक मामला हुआ 1971 में। 1971 की जनगणना के बाद 1976 में जब परिसीमन किया जाना था, तो उसका दक्षिण भारत ने विरोध किया। क्लियर करिएगा, दक्षिण भारत ने विरोध किया। और दक्षिण भारत ने विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका यह कहना था कि भाई, हमारी तरफ की जो पॉपुलेशन है, साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी तेजी से नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। साउथ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती क्या है, बल्कि सच पूछिए तो उन्होंने एक तरीके से पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया है। तो सीधी सी बात है कि चूंकि परिसीमन का आधार जनगणना है, तो साउथ का प्रतिनिधित्व जो संसद में है वो लगातार कम होता चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उसी समय फिर इसे 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया। 1976 में 25 साल के लिए कि ठीक है, कोई परिसीमन नहीं होगा। 2001 में फिर ये मामला उठा, फिर से उसी तरह का विरोध किया गया, और फिर इसे 2026 तक के लिए, 2001 में ये मामला उठा था, 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया गया, तो 2026 तक के लिए इसे फिर फ्रीज कर दिया गया। 2026, राइट। तो अब यदि इस जनगणना के बाद आप लेकर के चलते हैं, 2027 में जनगणना पूरी हो जाएगी, तो जो परिसीमन का काम है वो 2029 के चुनाव तक नहीं हो सकेगा, उसमें लंबा वक्त लगता है। और अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाहती थी कि नहीं, हम इसे 2029 में लागू करते हैं। एक विरोध तो आपको साउथ का समझ में आ गया होगा, क्योंकि साउथ का कहना है कि भाई, हम अपने यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, तो क्या हमको उसका यही उपहार मिलेगा कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम होता चला जाए। और आपको मालूम होगा कि बाकायदे वित्त आयोग ने भी अब जो केंद्रीय अनुदान का जो फार्मूला तैयार किया है, उसमें जनसंख्या को भी शामिल कर लिया है। इसका भी साउथ वाले विरोध कर रहे हैं कि जनसंख्या हम नियंत्रित करते हैं, अपने यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, और उसके बदले में हमारे प्रतिनिधि कम होते चले जाएंगे। अब आप देखिए कि दूसरी बात, अभी जो संविधान संशोधन का विरोध किया गया है, उसका कारण यह है कि इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात तो थी कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ परिसीमन वाले क्लॉज में भी ढिलाई दी गई थी। मतलब आप यूं कह लीजिए कि जो संसदीय सीमाओं के परिसीमन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको भी हटाना था। उसके कारण चूंकि ये दोनों बातें एक ही में शामिल हो गई, तो यह विधेयक पारित नहीं हो सका है। मेरी समझ से यह बात आपके दिमाग में दोस्तों क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए देखिए, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि सरकार ने बार बार ये कहने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि हम सीधे सीधे बढ़ाएंगे, अनुपात में बढ़ाएंगे। संसदीय जो सीटें बढ़ेंगी वो अनुपात में बढ़ेंगी। जैसे कि अभी लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 543, तो उसे 850 किया जाएगा। और जिस प्रदेश की जितनी सीटें हैं, उसी एक निश्चित अनुपात में सबकी सीटें बढ़ा दी जाएंगी, ताकि उन्हें कोई नुकसान उठाना न पड़े। दोस्तों, यह एक पक्ष हुआ जो खासकर इस विधेयक को लेकर है, और आपको इसके बारे में अच्छी से जानकारी होनी भी चाहिए। देखिए, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि क्या सच में अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया ही जाना चाहिए?
और यदि दिया जाना चाहिए तो फिर ये तो राजनीतिक दलों के अपने हाथ में है ना। अपने हाथ में है कहने का मतलब है कि भाई आप जितने भी लोगों को टिकट देते हैं, सभी राजनीतिक दल फैसला कर लें कि हम 33% टिकट महिलाओं को देंगे, तो सामान्य रूप से ही जो 33% महिलाएं हैं वो संसद में और विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच जाएंगी। तो राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि देखिए, आरक्षण देकर के उनका सशक्तिकरण एक बात है और इसका इम्पैक्ट भी होता है, इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरा उपाय है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है, वह है सशक्तिकरण का। आप उन्हें शिक्षा दीजिए, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित कीजिए, तो इससे फिर बाकायदे वे अपना स्थान हासिल कर लेंगे। जैसे अभी अभी लेटेस्ट मैं आपको खबर बताता हूं कि 2023-24 की आईएएस की सालाना रिपोर्ट आ गई है। यूपीएससी हर साल सालाना रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में देखिए जो एक डेटा दिया हुआ है कि इस बार सिविल सर्विस परीक्षा में उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या है 351, यानी कि 34.4%, और यह सफलता उन्होंने हासिल की है बिना किसी रिजर्वेशन के। आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है, वहां बहुत अच्छे पदों तक पहुंच रही हैं, और अभी भी हमारे संसद में लगभग 14% महिलाएं तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिया जाना चाहिए, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड थॉट, क्योंकि अब यूं मान करके चलिए तो अब तो लंबे समय तक ये मामला टल गया है। ऑलमोस्ट मान करके चलिए कि 8-10 साल तक ये अब खींचेगा, क्योंकि फिर परिसीमन होगा और इसके बाद जो चुनाव भी होंगे वो 2034 में होंगे लोकसभा के, तो तब तक के लिए तो टल गया। तो अभी 9 साल तो है, 8 से 9 साल हैं। अगर हम इसी पर बहुत जम कर के काम करें तो महिलाएं अब इस स्थिति में हैं कि वो अपना स्थान खुद हासिल कर लेंगी। आप यूं कह लीजिए कि एक थॉट यह भी दिमाग में उभरता है। तो दोस्तों, यहाँ महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बस यही 1-2 तथ्य मुझे आप सबके दिमाग में डालने थे। इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।